अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान दर पर्दा में। आज उठाएंगे पर्दा इन हक़ाइक़ से। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के NFC अवार्ड के हवाले से सड़कों पर निकलने की धमकी, इम्कान कितना? हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान सियासी कशमकश। अमरीका की जानिब से नए टैरिफ के बाद अब होगा क्या? किसी को बलूचिस्तान के अमन में खलल डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, हुकूमत और इसकी सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के दरमियान शदीद तकरार शुरू हो चुकी है। यहां तक कि पीपल्स पार्टी अब हुकूमत से अलहदगी का इंदिया दे रही है। पीपल्स पार्टी का यह शिकवा है कि दरियाए सिंध में नहरी निकालने के मामले पर हुकूमत पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ को नजरअंदाज कर रही है और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ नहरें निकालने के मामले पर भरपूर मज़ाहमत कर रही है। हुकूमत को अपना फैसला वापस लेने पर मजबूर करने के लिए पीपल्स पार्टी ने सिंध में एहतजाज का सिलसिला शुरू किया, जो कि पीपल्स पार्टी की जानिब से एक ट्रेलर बताया जा रहा है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी अब वाज़े अंदाज में कह रहे हैं कि विफाक को दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मामले पर अपना फैसला हर सूरत वापस लेना होगा। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत आज पार्टी का इजलास भी हुआ, जिसमें नई नहरों से मुतालिक स्ट्रैटेजी समेत अहम जो मामलात हैं उन पर मुशावरत की गई। और आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी भी है। पीपल्स पार्टी इस वक्त नहरों के मसले को अपनी जिंदगी और मौत का मसला समझ रही है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विफाकी हुकूमत से इत्तेहाद के खात्मे समेत दीगर ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है, जबकि आसिफ अली जरदारी ने बिलावल साहब को तमाम फैसलों का इख्तियार दे दिया। और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी से विफाकी हुकूमत का बैकडोर राब्ता हुआ और नहरों के मामले पर गुफ्तगू हुई है। अब बज़ाहिर हुकूमत भी कहीं ना कहीं दबाव महसूस कर रही है। वाकिफ़ान हाल ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का जो आज के रोज़ सदर आसिफ अली जरदारी को फ़ोन करके उनकी सेहत से मुतालिक दरियाफ्त करना बाकायदा पता देता है कि हुकूमत को यह खदशा है कि कहीं पीपल्स पार्टी इंतहाई कदम ना उठा ले। और आज ही के रोज़ सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की सेहत से मुतालिक दरियाफ्त करने के लिए जो साहबदार साहब ने बिलावल साहब से टेलीफोनिक राब्ता किया, इससे एक बात जाहिर है कि अगर पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत के साथ ताउन से हाथ खींच ले तो हुकूमत का कायम रहना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। गुज़श्ता रोज़ और आज भी मुराद अली शाह ने हुकूमत से अलहदगी का इशारा दिया। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि नून लीग की हुकूमत पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली की हिमायत से कायम हुई और अगर नहरों का मसला हल नहीं होता तो फिर हम आखिरी हद तक जा सकते हैं। यानी नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि पीपल्स पार्टी जो मौजूदा वज़ीर आज़म है उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने की बातें करना शुरू हो गई है। लेकिन पीपल्स पार्टी में जो मौजूद कुछ रहनुमा हैं वो ये ख्याल करते हैं कि पीपल्स पार्टी को हुकूमत को छोड़कर फ्री हैंड भी नहीं देना चाहिए और इस पर कुछ दबाव, कुछ प्रेशर बरकरार रखना चाहिए। और मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी अपनी सियासी अहमियत का जो एहसास है वो हुकूमत को दिला रही हो कि हम भी अहम हैं। लेकिन एक तरह से अगर देखा जाए तो बिलावल भुट्टो समेत दीगर रहनुमाओं की जानिब से हुकूमत के खिलाफ बढ़ते वार ये पता दे रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। और सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब जो हैं उज़मा बुखारी साहिबा भी पीपल्स पार्टी पर बड़े जवाबी हमले कर रही हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके जो अंदरूनी और बैरूनी सियासी मामलात हैं बड़े पेचीदा मरहले में दाखिल हो गए हैं, जहां एक तरफ पार्टी की क़यादत ने ईद के बाद एक ग्रैंड अपोजिशन तहरीक का ऐलान किया था, वहीं दूसरी तरफ इसका कोई वाज़े और मुस्तहकम इत्तेहाद सामने नहीं आ सका। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुसलसल अपोजिशन की सफ़ों में इत्तेहाद की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये कोशिशें ताहाल किसी बड़ी कामयाबी से हमकनार नहीं हो सकी हैं। अब इस दौरान KPK के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब और मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की इमरान खान से मुलाकात ने आप कह लें कि नए सवालात को जन्म दे दिया। ज़राए के मुताबिक ये मुलाकात इस बात का पेश खैमा बनी कि जी इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की तरफ रागिब करने की कोशिशें की गई और दोनों रहनुमा ने इमरान खान को इस बात पर कायल किया कि वो एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत करें, जिसके बाद इमरान खान ने उन्हें इस हवाले से मुज़ाकरात का टास्क दे दिया। अब PTI के जो मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं शेख वकास, उन्होंने इस बात को अक्सर मुस्तरद करते हुए कहा कि इमरान खान ने किसी को एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कोई टास्क दिया ही नहीं है। ये इख्तिलाफात उस वक्त मजीद वाजे हो गए जब सेनेटर शिबली फराज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि जी उन्हें तो इस बात का इल्म ही नहीं है कि इमरान खान ने किसी को एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत का भी टास्क दिया हो। अब उनके मुताबिक पार्टी में इख्तिलाफात का कोई सवाल नहीं है और बानी PTI के फैसलों पर किसी को कोई एतराज भी नहीं है। इसी दौरान वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान की पॉलिसी की वजाहत कर दी। उन्होंने कहा कि अफगान शहरियों को बेइज्जती के बगैर वापस भेजा जाएगा और उनकी वापसी के लिए वसाइल फराहम किए जाएंगे। उनका यह भी कहना था कि अगर अफगान शहरी खुद रजामंदी से वापस जाना चाहते हैं तो हुकूमत उनकी मदद करेगी। अली अमीन गंडापुर साहब ने अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि जंग जीतने के लिए लोगों के दिल जीतना बड़ा जरूरी होता है। और फिर गंडापुर साहब ने NFC अवार्ड के मामले पर भी अहम ऐलान किया। उन्होंने साफ ये कहा कि अगर अप्रैल तक NFC अवार्ड्स नहीं मिलते तो फिर वो सड़कों पर निकल आएंगे और अपने अवाम की हिमायत हासिल करेंगे। और उनका यह भी कहना था कि ये उनका आईनी हक है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर कानूनदान और सीनियर सियासतदान डॉक्टर बाबर अवान साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, पीपल्स पार्टी में चूंकि आप काफ़ी अरसा रहे हैं
और आज 4 अप्रैल भी, इस हवाले से भी अगर आप इजहार ख्याल करना चाहें। दूसरा, वज़ीर आला सिंध की गुफ्तगू भी आपने सुनी होगी, बिलावल साहब ने भी जो इजहार ख्याल किया, तो ये जो हुकूमत गिराने की धमकी दी गई, बाकायदा वफाकी हुकूमत गिराई जा सकती है नहरों के मामले पर, इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं? Thank you, Fiza. Was nice talking to you after a while. दूसरा ये कि आज जो दिन है ये एक पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन है, स्याह तरीन दिन है और काला शाह काला दिन है। और इस हवाले से है कि एक ऐसा शख्स जिसके दौर में फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और उसमें वाहिद मुत्तफ़िका दस्तूर जो फेडरेशन की इस वक्त ज़मानत भी है और बुनियाद भी है, अगरचे लोग उसको वायलेट भी करते रहते हैं, वो मिला। उसको एक फर्जी मुकदमे में, जिस मुकदमे के हवाले से जब मैं लॉ मिनिस्टर बना, मैंने रिजाइन करके लॉ मिनिस्ट्री से तो रेफरेंस फाइल किया था। उस रेफरेंस में बाद अज़ मर्ग उनको ढीली ढाली सी लेकिन इतना कह दिया गया है कि ये ट्रायल नहीं था, ये मिस ट्रायल था और इंसाफ का कत्ल था। और जो मुल्ज़िम थे जिन्होंने झूठी सजा दिलवाई, उनको सजा मिलनी चाहिए थी। बहरहाल एक पहलू ये, अब आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ और सवाल आपका 2 हिस्सों में है। उसका पहला हिस्सा ये है कि जो चीफ मिनिस्टर सिंध ने जो कुछ कहा है या जो कुछ पीपल्स पार्टी की दूसरी लीडरशिप बड़ी ये कह रही है, उसको जरा डायकोटमी से मैं देखता हूं। उसका सबब ये है कि एक तरफ तो वो वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, वो किसको कह रहे हैं? अपने आप को कह रहे हैं। सही। उस वफाकी हुकूमत का वो हिस्सा है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने मिल के ये प्रोग्राम बनाया था। मुझे नहीं पता कि हकायक क्या है, इसलिए कि मेरे सामने कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ना ही हमें कोई बराह रास्त कोई इतलात हैं। जो आप लोग बताते हैं मीडिया वाले लोग, उस पे मैं अपने एनालिसिस की बुनियाद रख रहा हूं। बाबर रहमान साहब की बात काट रहे हैं, अगर तो वो मीडिया से तो गिले वो भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मीडिया वाले भी पता नहीं कुछ भी बता देते हैं, मीडिया से भी गिले किए वज़ीर आला साहब ने। दूसरी बात ही कि आप कह रहे हैं हुकूमत का वो हिस्सा है, हम भी उनसे पूछते रहते हैं, वो कहते हैं हमने तो कुर्बानी दी है जमहूरियत के लिए, इस हुकूमत को सहारा देके, इसलिए तो हमने मिनिस्ट्रीज नहीं ली। अच्छा, जो वो अगर बात की जाए तो ये फॉर्म 47 वाले बैठे हुए हैं और इन्होंने जो कुर्बानी कौम से ली है 3.5 साल में, वो हर घर में उसका चर्चा है, महंगाई की सूरत में, बदअमनी की सूरत में, और मुल्क को इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं पहले तरतीब से पहले सवाल का जवाब ये है कि अगर आपको ये एतराज है तो आपका जो इखलाकी पोजीशन तब बनेगी जब आप इस गवर्नमेंट में से निकल के कहेंगे कि इस गवर्नमेंट का ये गलत फैसला है। अब गवर्नमेंट का आप हिस्सा हैं, गवर्नमेंट बनाने का आप हिस्सा हैं, आप ट्रेजरी बेंचेस के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं, वोट होता है, उनके हक में देते हैं, और उसके बाद आप एतराज करेंगे। लोग इसको डायकोटमी, दो रुखी और कसीरुल जहती पॉलिसी कहेगी। एक दूसरा जो आपने कहा कि जो नहरों का मामला आया, वो उसके ऊपर भी क्लैरिटी आ सकती है कि अगर किसी मीटिंग में मुल्क के सदर या वजीर आजम ने शिरकत की हो तो उसके बाकायदा मिनटिंग होती है, तो वो सामने ले आए। सामने ले आएंगे तो लोग इनके ऊपर एतराज नहीं करेंगे। मीडिया से कोई गिला किसी का नहीं बनता, इसलिए कि मीडिया मोस्टली चंद लोगों के अलावा जो पे लोड के ऊपर चलते हैं, बाकी सारे जो वाकयात होते हैं उनको बयान करते हैं, उन अपना तज्जिया देते हैं। जिसे कोई इत्तफाक करे, उसको गलत कहे या सही माने, ये देखने वालों की मर्जी होती है। तो इसलिए ये जो सियासत है, ये इसका दौर गुजर गया है। ठीक है जी। कि आप मीठा मीठा जहां आए वो हप अप करते रहे, और कड़वा कड़वा जहां पे आए उसको थू थू करते रहे। कोई वादे बात करेंगे तब लोगों के सामने बात आएगी जब ये रिजाइन करके ऑपोजिशन की सफों में बैठे, पता लगेगा कि ये संजीदा हो गया। तो डॉक्टर साहब, इसके कितने चांसेस हैं? आप तो पीपल्स पार्टी को बड़े करीब से जानते हैं, सीनियर सियासतदान भी हैं, माहिर कानून भी हैं। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी जो कि अब कायदा धमकी लगाने पर आ गई है, पहले गिले शिकवे किए जा रहे थे, तो वाकई ऐसा कभी हो सकता है प्रैक्टिकली? फिलहाल तो हवाई फायरिंग लगती है मुझे। हवाई फायरिंग से ज्यादा आगे मामला दिखाई नहीं देता। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं जी। ये जो ग्रैंड ओपोजिशन अलायंस की बातें हो रही हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, तो बाबर रहमान साहब, पीटीआई को भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं,
बाब, ये जो अभी एक किस्म की ये भी हवाई फायरिंग ही दिखाई देती है। दूसरी तरफ ये कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिनके बारे में क्या कुछ नहीं कहा जाता रहा, खुद इमरान खान साहब उनको डीजल और पता नहीं क्या क्या अलकाबात से नवाजते रहे, अब वही मौलाना फजलुर रहमान साहब इनको बचाएंगे। अडयाला का जो दरवाजा खुलेगा उसके लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब की जाने उम्मीदों का जो तकिया कर लिया है। और मौलाना साहब भी बड़ा स्मार्ट हैं, वो किसी तरफ भी नहीं आ रहे, इधर टाइम एंगेज किया जा रहा है, पीपल्स पार्टी नून लीग उनको मना ले किसी तरह से, उधर भी ना वो कोई अपनी हरी बत्ती दिखा रहे हैं, ना सही तरह से रेड सिग्नल दिखा रहे हैं। वो एक येलो लाइट होती है कि कभी भी मैं ग्रीन भी हो सकता हूं, कभी भी रेड भी हो सकता हूं। तो मौलाना साहब क्या चाह रहे हैं? देखिए, इसका मौलाना साहब की पार्टी में हमारे कई दोस्त भी हैं, जिस तरह कामरान मुर्तजा हैं, कुछ और भी हैं। ठीक है। मौलाना साहब कंफ्यूज्ड हैं बेसिकली। मौलाना साहब कंफ्यूज जायज तौर पे हैं, इसलिए अच्छा। कि उनका जो मेन स्टे था, उनकी सियासत एक जिला है बलूचिस्तान का, उसके अंदर होती है, और 2.5 जिले हैं जो खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनके अंदर उनकी सियासत होती है। सिंध में वो खासे वोट लेते हैं, लेकिन कभी जीत नहीं सके इलेक्शन 3-4 सीटों पे। अच्छा, अब इसको मद्देनजर रखते हुए वो एक मजहबी सियासत करने वाले एक अच्छे मजे हुए सियासतदान तो हैं, लेकिन हैं वो इलाकाई सियासतदान। अमली तौर पे उनकी जो पार्लियामेंट में आज तक जितनी लंबी स्ट्रीक है, वो उस खास मखसूस इलाकों से वो आते हैं, उनके लोग जिस तरह भी आते हैं। अब वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और इमरान खान के साथ पब्लिक खड़ी है। जाहिर है मौलाना साहब कोई डील चाहेंगे, और उनका एक एजेंडा है अपना, उनका एक अपना स्टैंड है, उनकी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन एक लाइटर नोट के ऊपर जो मौलाना साहब हैं, उनकी हलवे की देग हर किसी के लिए खुली रहती है। ठीक है। तो आपको लगता है कि 11th आवर पे मौलाना साहब को हुकूमत में ना लेगी, या फिर पीटीआई के हिस्से में आएंगे मौलाना साहब, और मौलाना साहब के साथ सड़कों पर होगी पीटीआई? देखिए, इस गवर्नमेंट के पास पब्लिक को देने के लिए भी कुछ नहीं है, मुल्क को देने के लिए भी कुछ नहीं है। इन्होंने अपने केसेस वगैरह खत्म करवा लिए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, और मौलाना को देने के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं है। इसलिए कि इस गवर्नमेंट की कोई औकात ही नहीं है, कोई स्टैंडिंग ही नहीं है केपी में। तो ये देंगे क्या? जिस सूबे में मौलाना साहब का पॉलिटिकल मेन स्टे है, उसमें ये गवर्नमेंट उनको कुछ नहीं दे सकती। अगर कोई वो तवक्को लगा सकते हैं तो एक ग्रैंड अलायंस में आएंगे तो फिर कोई तवक्को लगा सकते हैं, अदरवाइज उनके लिए इस गवर्नमेंट के पास देने के लिए कोई तोहफा मौजूद नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये जो इख्तलाफात पीटीआई के अंदर सर उठा रहे हैं, तो डॉक्टर साहब आपको नहीं लगता कि ऐसे हालात में जब लीडरशिप जेल में हो और लीडरशिप को बचाने के लिए, अडयाला का दरवाजा खुलवाने के लिए आए दिन हम नारे सुनते हैं, टॉक शोज में गुफ्तगू होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बातें हो रही होती हैं, लेकिन अमली तौर पर जब पार्टी आपस में तितर बितर हो, एक पेज पर ना हो, तो जब इनके आपस में इत्तेफाक नहीं होगा, और मौलाना साहब का भी कोई पता नहीं कि 11th आवर पे इनको हाथ पकड़ाते हैं, उधर चले जाते हैं, तो फिर ये कैसे दावे कर सकते हैं कि ये अडयाला जेल का दरवाजा खुलवाएंगे और अपनी लीडरशिप के लिए एफर्ट करेंगे प्रैक्टिकली? फिजा, आपके लंबे सवाल के 4 हिस्से हैं। सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजामत की एक लंबी स्ट्रीक है, वो देख लीजिए। ठीक है। मैं 2013-14 से मैं जब पीपल्स पार्टी में था, तब भी मुझे इमरान खान दोस्त की हैसियत से और वकील की हैसियत से अपनी पार्टी की कोर कमेटी में बिठाते थे, मेरी बात करवाते थे, मुझसे ओपिनियन लेके कोर कमेटी को कहते थे कि इस ओपिनियन पे हमें अमल करना चाहिए और इसके मुताबिक हमें स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए। अच्छा, हैविंग सेड दैट, जो कुछ हुआ जब से रिजीम चेंज आया, उससे लेके जो वाकयात हुए हैं, उसके बाद मुसलसल वो 3.5 साल पे मुहित है। हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने, लीडरों की मैं बात नहीं करूंगा, लीडर कोई पहुंच सकते हैं कभी किसी एहतजाज में, कभी मसरूफ हो जाते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लोग खड़े हैं, जो यूथ खड़ी है, वो हमेशा निकलते आए हैं, और एक ही लीडर है जिसके कहने पे वो निकलते रहे हैं, बाकी किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, उसका नाम इमरान खान है। एक दूसरा ये है कि पूरे पाकिस्तान की सारी फोर्स लगा के हमें कोई नहीं रोक सका। जिस जगह हमने जाना चाहा, लाहौर में जाना चाहा वहां चले गए, इस्लामाबाद आना चाहा, 1 दफा नहीं 3 दफा, 1 दफा इमरान खान लीड करके आए थे, और 2 दफा जो हमारे केपी के सीएम है वो लीड करके आए, लेकिन हम पहुंचे। कितने खूनाक किस्म के और कितने खतरनाक किस्म के हमारे ऊपर जबरूत का और फैशिज्म का हमला किया इस गवर्नमेंट ने, जो इन्होंने माना भी, इसके बावजूद लोग आए। इमरान जब कहेंगे लोग निकलेंगे। अब आ जाइए कि क्या पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफात हैं?
पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफ जब भी हो तो मैं आपको 2 मिसालें तारीख से देता हूं मुख्तसरन। आपने पीपुल्स पार्टी का जिक्र किया, जो मोहतरमा मुल्क से बाहर थी, हमने इलेक्शन जीता था, उस वक्त मौलाना जो थे वो 2 सूबों में गवर्नमेंट में थे और मरकज में वो अपोजिशन लीडर बने जो इखलाकन दुरुस्त नहीं था, उन पर बड़ी तनकीद होती रही। और जो बीबी बाहर जाने का हमें नुकसान ये हुआ था उस वक्त कि पीपुल्स पार्टी के अंदर से एक पेट्रियट पार्टी निकल आई थी। जब नवाज शरीफ गए तो बेड़ा ही गर्क हो गया उनका। 2/3 मेजोरिटी वो छोड़ के गए, उनके पास 11 लोग बचे थे, उनमें उसमें से क्यू लीग निकल आई थी। इसी तरह बाकी पार्टियों की भी मैं मिसालें आपको दे सकता हूं कि लोग जानते हैं वोट इमरान खान का है, वोट तब्दीली का है, वोट पाकिस्तान के अंदर एक नई सोच का है। इसलिए जो वफादारी से हटेगा वो पब्लिक में आप देख लें, जो गए थे वो कहां खड़े हैं आज सियासत के अंदर। आखिरी बात जो मैं मुख्तसर तरीन कहना चाहता हूं ये है कि ये दुरुस्त है कि कुछ जो वकील हैं उनके अंदर 2 ग्रुप्स हैं, वो बारों में भी 2 ग्रुप्स हैं और कभी कभी कोई बारों जैसी सियासत करने के लिए लोगों का मूड बनता है, विच इज नॉट अ गुड थिंग। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने एक जगह लिखा, अपनी पार्टी के अंदर ही लिखा मैंने, इसी हवाले से मैंने लिखा कि ये चीजें जो है उनको ऑब्जर्व करना चाहिए। उससे मैं इनकार नहीं करता, लेकिन पार्टी में कोई ग्रुपिंग नहीं है, इमरान खान और उसके एजेंडे के साथ सारे मुत्तफिक। आपसे भी कुछ लोगों को बड़े गिले शिकवे बाबर रवान साहब, वुकला में से ही, मतलब सीनियर लोग हैं जो अभी फिलहाल फ्रंट पर हैं, मेरे ख्याल से मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, उस पर कुछ कहना चाहें तो? मैं कुछ नहीं कहना चाहता। तो वो जो कह रहे हैं उनको रोक दें कि क्यों कह रहे हैं, वो कोई गिले उनके जायज हैं? मैं इस पे कोई तबसरा नहीं करना, क्योंकि आप तो बड़े सीनियर सियासतदान भी हैं, सीनियर आप लॉयर भी हैं, माहिर कानून भी हैं, तो नए आने वाले, जारी बात है आप सीनियर हैं, आपसे बल्कि सीखना चाहिए। देखें, मैं इस पे तबसरा नहीं करूंगा, आप बहुत अच्छा सवाल करती हैं, लेकिन मैं आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट। मैं जरा नाज़रीन को याद करवा दूं कि मैंने बहुत अरसा पहले डॉक्टर बाबर रवान साहब का प्रोग्राम भी होस्ट किया और बहुत कुछ सीखा बाबर रवान साहब से। गालिबन 2016 की बात है कि हम एक प्रोग्राम इख्तलाफी नोट करते रहे, जो बाबर रवान साहब का शो था, जिसमें मुझे मेज़बानी का मौका मिला। तकरीबन हमने 1 साल वो प्रोग्राम किया। अच्छा बाबर रवान साहब, ये जो पार्टी के अंदर एक जो वुकला के हवाले से खासतौर पे बात की जाती है पीटीआई में कि वुकला ने पार्टी को हाईजैक कर लिया, और जो बहुत से लोग सियासतदान थे, मंजे हुए सियासतदान थे, वो कॉर्नर हो गए वुकला की वजह से। वुकला से जब पूछा जाता है तो वो प्रोग्राम्स में आके कहते हैं कि जी जिस टाइम पे ये लोग बाकायदा कहीं गुम हो गए थे, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, छुप गए थे, फेस नहीं कर सके थे उस सिचुएशन को, तो उस टाइम पे हम आगे आए थे, तो इसलिए हमारा राइट है पार्टी पर। आप अग्री करते हैं इस बात से? मैं जो आखिरी दफा पिछले हफ्ते मिला था इमरान खान से, और वहां जो मौजूद थे लोग 4-5 दूसरे, उनकी मौजूदगी में मैंने कहा, और उनकी बेगम साहबा भी वहां मौजूद थी, बुशरा, उनकी मौजूदगी में मैंने कहा कि आप पार्टी के अंदर 3 फोरम्स हैं। एक जो पेरेंट ऑर्ग है वो सीसी ग्रुप है, कोर कमेटी का ग्रुप है, उसके नीचे फिर एक जो सब कमेटी आप कह लें, जैली कमेटी कह लें, वो लीगल कमेटी है, और तीसरी जो है वो पॉलिटिकल कमेटी है। मैंने इमरान खान साहब को मशवरे 2 दिए थे। एक ये मैंने कहा कि आप इन सारी कमेटियों के, तीनों कमेटियों के, कोर कमेटी का अलहदा और पॉलिटिकल कमेटी का अलहदा और लीगल कमेटी का अलहदा, आप जो फोकल पर्संस हैं वो मुकर्रर करें। इसलिए कि उस वक्त जो लोग मेरे समेत बैठे हुए थे वहां, मैंने कहा कि हम में से जो आपको मिलने के लिए आते हैं ज्यादा, उनमें से कोई पार्लियामेंट में है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए कि जो पार्लियामेंट है उसमें आपकी अक्सरियत है, सेनेट में भी आपकी अक्सरियत है, कौमी असेंबली में भी बहुत बड़ी तादाद है, पंजाब असेंबली में भी आपकी गवर्नमेंट है, केपी में 2 दूसरे सूबों में आपकी रिप्रेजेंटेशन, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पार्टी है जो इस वक्त सही मानों में 4 सूबों की जंजीर है और 4 सूबों की तकदीर है और तस्वीर है। अब मैंने उनको ये मशवरा दिया एंड ही अग्रीड विद मी, और मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जितने लोग मौजूद हैं उन सब ने अपना अपना फर्ज अदा किया। ये बड़ा जालिमाना और गैर जरूरी और बेरहमाना कमेंट होगा कि कुछ लोग छुप गए थे और कुछ लोग जो चल पर मैं कमेंट नहीं करता, पार्टी छोड़ के किस्सा खत्म हो गया, उनकी अपनी मर्जी थी। जाहिर है उनके लिए इमरान खान ने जो कहा हुआ है कि उनके लिए दरवाजे नहीं खुल सकते, जो बाहर आएंगे
तो वो खुद अपना फैसला बदल सकते हैं। आज का जो फैसला है वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा जो इसका पहलू है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री कुव्वत है। ये छोटी मोटी जो बिकरिंग कुछ लोगों की तरफ से कभी कभी होती रहती है, मैं तो उस पर तबसरा ही नहीं करता, ये इसलिए नजरअंदाज किए जाने से भी कम तर दर्जे की है कि पार्लियामेंट के अंदर पूरी तरह से लोग मुतफिक हैं और पूरी तरह से खड़े हैं और डट के ऑपोजिशन करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, जाने से पहले आपका शुक्रिया अदा करना है, तो आपको पार्टी को मशवरा देना चाहें, आपको लगता है कि पीटीआई के अंदर जो इख्तलाफात हैं या जो इनके अपने फ्लॉज हैं और इस मुश्किल वक्त में, जो कि खुद दावा करते हैं कि पार्टी पे मुश्किल वक्त है, लीडरशिप जेल में है, तो इनको इस वक्त में किन फ्लॉज से बाहर निकलना चाहिए, अपनी किन गलतियों से सीखना चाहिए? फिजा, थैंक यू, आपने मुझे इख्तलाफी नोट का जमाना याद कराया। इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी वर्किंग विद यू एज वेल। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं लार्जर बात करता हूँ, नेशनल स्पेक्ट्रम की मैं बात करता हूँ। मैं सब फैसला साजों को मशवरा देना चाहता हूँ कि आज 2 सूबे ऐसे हैं जिनके अंदर बदकिस्मती के साथ हमने रात की ट्रेवलिंग बंद कर दी है। आज पाकिस्तान के अंदर जो स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान है वो कहता है कि ये जो 4 महीने गुजरे हैं इनमें 1.45 पे मईशत की ग्रोथ गिर के आ गई है, जो पिछले 10-12 साल की सबसे बुरी परफॉर्मेंस है। आज लोग अमन व अमान के लिए तरस रहे हैं, महंगाई हद से ज्यादा है, ड्रामाबाजी और नोटंकी किया गया है, बिजलियों के रेट्स के ऊपर एक कंफ्यूजन पैदा करके कहा गया कि हमने रियायत दे दी है। रियायत इन्होंने अपने सिर्फ कारखानों को दी नहीं है, मुझे आपको रियायत नहीं मिलेगी, हमारे बिलों में कोई रियायत नहीं आएगी। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि एक सवाल मैं छोड़ना चाहता हूं, आपने कहा पैगाम दें, मैं पैगाम देना चाहता हूं कि मुझे जवाब दें कि पिछले 3.5 साल में आपने बिजली के वो कारखाने जो बंद पड़े हुए थे उनको कितने अरब रुपए दिए, ये सवाल का जवाब। और दूसरा ये कि सबको मिलके आंखें खोल के पाकिस्तान के हालात का सिद्के दिल के साथ जायजा लेना चाहिए। मैं नहीं समझता कि इमरान खान के अलावा आपके पास कोई इंटरनेशनल ऐसा फेस है जिस पे लोग एतबार करेंगे, या नेशनल ऐसा फेस है जिसके ऊपर नेशनल इंटीग्रेशन कोई और करवा सकता है। इसलिए जरूरी है कि जो गैर जरूरी मुकदमात बनाए गए जिनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, जो अपील में केस जाता है वो प्रोसिक्यूट करने वालों के, इसलिए होश के नाखुन लेने चाहिए। वतन को जरूरत है इमरान खान की, वतन को जरूरत है एक नेशनल इंटीग्रेशन की, जो किसी दूसरे रास्ते से कोशिश करने के बावजूद नहीं हो सकती। ठीक है जी, डॉक्टर बाबर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम इक्तिसादी फैसले के तहत अमरीका में दरामद की जाने वाली अशिया पर नए टैरिफ आयद करने का ऐलान किया है। इस फैसले की जद में आने वाले तकरीबन 100 ममालिक शामिल हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, जिस पर 29% टैरिफ आयद किया जाएगा। इस फैसले का मकसद अमरीकी मईशत की बहाली और तिजारती खसारे में कमी है, मगर इसके आलमी तिजारती निज़ाम और पाकिस्तान की मईशत पर दूरस असरात मुरत्तिब होने का इम्कान है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो बरामदी मार्केट है वो अमरीका है, जहां पाकिस्तान की मसनूआत की बड़ी तादाद बेची जाती है, खुसूसन टेक्सटाइल मसनूआत। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान पर नए टैरिफ का जो नफाज है एक ऐसे वक्त में होगा जब पाकिस्तान की मईशत को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है, जिसमें से एक दरामदात में इजाफा भी है। पाकिस्तान को ज्यादा दरामदात की वजह से एक बड़े तिजारती खसारे का सामना है और इसे कम करने के लिए बरामदात में बड़े इजाफे की जरूरत भी है। ताहम पाकिस्तान की जो मौजूदा कमजोर मईशत कह लें, उसकी वजह से मुल्क पर इसका मनफी असर ज्यादा महसूस होगा। अच्छा, पाकिस्तान की मईशत पहले ही मुश्किलात का शिकार है और नए टैरिफ से मजीद पेचीदा भी हो सकती है। अब इस फैसले के जो असरात हैं उनमें मुमकिना तौर पर पाकिस्तानी मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा, जिससे उनकी तलब में कमी आ सकती है। टेक्सटाइल सनत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है, मगर पाकिस्तान की कमजोर मईशत की वजह से पाकिस्तान पर असरात ज्यादा मुरत्तब होंगे। पाकिस्तान को अपनी तिजारती जो हिकमत अमली है, बरामदात बढ़ाने के लिए नए इकदाम भी करने होंगे और अमेरिका की जानिब से नए टैरिफ के बाद अब होगा क्या, इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं खाकान नजीब साहब, माहिर मईशत, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, अमेरिका की जानिब से नए टैरिफ की खबरें गर्दिश कर रही हैं, कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि आपकी बड़ी अच्छी एक्सपर्टीज ये है कि आप जो भी बात करते हैं आप उसमें नया एक पहलू निकाल कर लाते हैं और एक ऐसी चीज के बारे में आगाह करते हैं जिस पर ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा होता। तो इसमें हमारे लिए फिर क्या खबर है? देखिए, अमेरिका ये चाह रहा है कि उनका जो ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि उनका जो खसारा है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, उसको किसी तरह कम किया जाए। अमेरिका दूसरी चीज ये चाह रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग जो है बहुत अरसे से जो डिक्लाइन कर गई है, उसको वापस
अमेरिका में लाया जाए ताकि वहाँ पे जॉब्स क्रिएट की जा सके। अमेरिका एक बहुत ही सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी बन गया है, डिज़ाइन ओरिएंटेड इकोनॉमी बन गया है। यानी कि एप्पल फ़ोन डिज़ाइन तो वहाँ पे होता है पर जाकर बनता है चाइना में। तो जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं जहाँ पे बड़े खसारे हैं वहाँ पे उन्होंने यानी कि चाइना में, जापान में, वियतनाम में एक बड़े टैरिफ का जो निफाज है इवन विद बांग्लादेश किया है। अब ये एक जोल्ट है टू द फ्री ट्रेड जो हमने दुनिया में देखा और जो एक ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबल वैल्यू चेन्स और लिबरलाइजेशन का जो एजेंडा है जो हमने पिछली कई दिहाइयों में देखा। तो ऐसा लगता है कि ये एक जोल्ट है। बट अगर आप अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो वो ये चाहते हैं कि जो मुल्कों ने उन पे टैरिफ लगाए हुए हैं वो उसको कहते तो रेसिप्रोकल हैं कि हमने रेसिप्रोकल टैरिफ अमेरिका ने अब आयद किए हैं। पर चूंकि जो फॉर्मूला है जिससे उन्होंने ये किया है वो टोटली इस पे बेस नहीं है कि उन पे कितने टैरिफ हैं, बल्कि वो एक ट्रेड पे बेस्ड है। सो एक तो ये है कि ये प्ले आउट कैसे करता है। कुछ मुल्क रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएंगे, कुछ जो ममालिक हैं वो ऑलरेडी अमेरिका से निगोशिएशन में चले गए हैं, यानी कि दे आर ट्राइंग टू निगोशिएट विद देम कि क्या आपने जो टैरिफ का इजरा किया, जो बेसिक टैरिफ का इजरा हुआ है वो याद रखिए कि वो सिर्फ 10% है। मसलन यूके पे 10% है, यूरोपियन यूनियन पे 20 है, जो चाइना है वहां पे 54% है, बांग्लादेश 37। ये हायर टैरिफ्स हैं क्योंकि जो ये ममालिक हैं डेवलपिंग ममालिक, वहां पे जाके तो वो चीजें बनती हैं जो सारी वहां पे एक्सपोर्ट होती हैं। ठीक है। तो ये है एक ओवरऑल तनाजुम। इसमें जो आपका मुल्क है वो अगर आप पॉजिटिवली देखना चाहें तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि आपका टैरिफ 29% है। तो अगर वियतनाम का, चाइना का, बांग्लादेश का आपसे काफी ज्यादा है, 54 और 29 का फर्क चाइना के साथ है, 8 का फर्क परसेंट का फर्क बांग्लादेश के साथ है। तो योर एक्सपोर्ट्स विच आर व्हाट, आप एक्सपोर्ट करते हैं 5 से 6 अरब डॉलर। इस साल 6 अरब के करीब शायद एक्सपोर्ट करेंगे, पिछले साल 5 अरब की थी। क्या लेदर गुड्स और नंबर 1 टेक्सटाइल और कुछ एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट्स। तो क्या आप इसमें कैप्चर कर सकते हैं मार्केट? अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बेहतर कर लें, अगर आप अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर कर लें तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी। नंबर 2, आप इंपोर्ट करते हैं उनसे क्या, जो चीज आपको चाहिए, रॉ कॉटन और आप कुछ एग्रीकल्चर, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स। इधर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो नया एंगल है वो है द फॉलोइंग कि अपॉर्चुनिटी सबसे बड़ी ये है कि आप अपनी सलाहियत पब्लिक सेक्टर की ये पैदा करें कि आप निगोशिएट कर सकें। मैं नहीं समझता कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जा सकता है, पर मैं ये जरूर समझता हूं कि आप इंसेंटिवाइज करें। कॉटन तो आपने लेनी है ना, इस साल 12-13 मिलियन बेल्स अगर आपको चाहिए तो आपने तो 6 मिलियन बेल्स बनाई हैं, आपको 6 मिलियन बेल्स बाहर से लानी है। तो आप अमेरिका के साथ उस पर बात करें। फिर एक सेकंड आइटम है आयरन एंड स्टील, उस पर ड्यूटी कम करें, वो भी आपको चाहिए। मशीनरी चाहिए, वो भी आप नहीं बनाते। आई थिंक ये एडवांटेजियस पोजीशन में टर्न कर सकते हैं, बट वक्त इज ऑफ द एसेंस। बाय मंडे वी शुड हैव अ टीम विच शुड बी निगोशिएटिंग विद द अमेरिकन टीम कि आप क्या कंसेशन उनको दे सकते हैं। सिर्फ एक काम पहले करें, जो 29% चला गया ना टैरिफ, इसको वापस लाएं जहां पे खड़ा हुआ था, तभी आपकी पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी। आई थिंक दैट इज समथिंग यू नीड टू डू। बट ऑन द अदर हैंड अपनी मेहनत करना, अपनी चीजों को ठीक करना इज द की टू मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त के लिए, आपकी मुस्कुराहट के लिए। और नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरका ने अज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करने वालों से पूरी ताकत से निपटा जाएगा और किसी को बलूचिस्तान में अमन में खलल डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। गैर मुल्की गठजोड़, इंतशार फैलाने और परवान चढ़ाने की कोशिशें पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी और ऐसे अनासिर और ऐसी कोशिशें करने वालों को किसी भी किस्म की माफी नहीं दी जाएगी। फोरम ने हर कीमत पर बिला तफरीक दहशतगर्दी को खत्म करने के अज़म का इयादा किया और कहा कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें करने वालों से पूरी ताकत से निपटा जाएगा और मुल्क दुश्मन अनासिर, सूरतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ रियासत पूरी ताकत से निपटेगी। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ सैयद मोहम्मद अली मौजूद हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं। अली, आप कैसे देख रहे हैं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद जो सूरत हाल है और बलूचिस्तान में जो गैर मुल्की प्रॉक्सीज हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान का अगला भी कदम क्या होगा?
बहुत शुक्रिया फिजा। मैं समझता हूं कि ये बड़ी अहम और बरवक्त कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी। 3 एतबार से बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि ये ईद के बाद पहली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है और इसमें आपने देखा कि आलमी और इलाकाई जो मामलात हैं उसके ऊपर भी फौज ने अपनी सोच और पॉलिसी की तर्जुमानी की, लेकिन कौमी सलामती के हवाले से यकीनी तौर पे दहशतगर्दी पे सबसे ज्यादा सेर हासिल गुफ्तगू हुई है। और इसमें जो 4 पहलू हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो ये है कि जो टेरर फाइनेंसिंग का मामला है उसको बहुत अहमियत दी गई है कि जो हुकूमत की कोशिशें हैं इस हवाले से वो बहुत ज़रूरी हैं कि वो दहशतगर्दों की जो सप्लाई और सपोर्ट है उसकी कमर तोड़ी जाए, और फौज ने मुकम्मल तौर पे इसमें जो भी हेल्प चाहिए होगी सूबाई या मरकजी हुकूमत को वो प्रोवाइड करने का अज़्म जाहिर किया है। और दूसरी बात यह है कि इसमें आर्मी चीफ ने जोर दिया है खास तौर पे इस बात पे कि ये एक होल ऑफ नेशन अप्रोच होनी चाहिए। ये सिर्फ पाक फौज की जंग नहीं है। अगर पाकिस्तान ने देरपा और फैसला कुन अंदाज में दहशतगर्दी को शिकस्त देनी है तो हमें पूरी कौम के हर शोबा है जिंदगी, मकतब फिक्र और इदारे की सपोर्ट चाहिए है। ये सिर्फ फौज, जिस तरह उन्होंने, आपको याद है पार्लिमानी कमेटी में कहा था कि सिर्फ बैड गवर्नेंस का नेमुल बदल जो है वो पाक फौज के जवानों और अफसरों का खून नहीं हो सकता है। तो ये कौमी जंग है, ये फौजी जंग नहीं है, ये बुनियादी बात है। और इसमें तमाम इदारों का कोऑर्डिनेशन जो है वो कामयाबी की कुंजी है। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कौमी जंग है जिसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती है, तो इस पर पूरी कौम की भी बड़ी कुर्बानी होती है, बड़ा सेक्रीफाइस होता है, एक अज़म होता है जिसका इयादा करना होता है। लेकिन सॉरी टू से अली, बहुत से हमारे कुछ सियासी लोग भी, कुछ लोग ऐसे हैं, मैं क्या किसी का नाम लूं, कि जो कौमी जो मामलात है, कौमी इशूज हैं, उनमें भी बड़ा उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है और पोलराइज्ड होते हैं। जी, वो अनफॉर्चुनेटली उसकी बुनियादी वजह ये है, मैं फ्रैंकली कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसे सियासतदान जिनको जो कि अपने वोटर के एतमाद से महरूम हो चुके हैं, या अब उनको डेवलपमेंट फंड्स नहीं मिल रहे हैं, या वो ताकत का नशा जो है अब उनका टूट चुका है, तो उनके पास 2-3 तरीके हैं अपनी सियासत को चमकाने के, कि जो एंटी रियासत बयानिया है उसके लिए सियासी फजा हमवार करे और उसके जरिए से अपनी मुर्दा सियासत में जान डालने की कोशिश करे और बैनुल अक़वामी कुव्वतों की अटेंशन भी गैदर करे। तो मैं तवक्को करता हूँ हमारे जो गयूर और बाशऊर बलोच बहन भाई हैं कि वो जो कि इन वोट के जरिए से इन सियासतदानों को रिजेक्ट कर चुके हैं, अब एंटी स्टेट एजेंडे और बयानिए में भी वो इनकी हकीकत और असलियत को जाने कि इनका एजेंडा आपकी वेलफेयर और प्रोग्रेस नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो पिछले 78 साल में जितने फंड्स, रॉयल्टी और डेवलपमेंट के वसाइल जो हैं बलूचिस्तान को दिए गए हैं, वो इन सरदारों ने निचली सतह पे आम और गरीब बलोच को तो मुंतकिल ही नहीं किए हैं, और उसको ये बेवकूफ और गुमराह बना करते रहे हैं कि जनाब ये रियासत और हुकूमत आपको फंड नहीं दे रही, और इन फंड्स के जरिए से ये खुद दुबई और लंदन और स्विट्जरलैंड में महल बनाते हैं, इस्लामाबाद और कराची में स्पोर्ट्स कारें पे दौड़ाते हैं, और आम बलोच को कहते हैं कि जनाब आपको फेडरेशन जो है फंड नहीं दे रही तो आप हथियार उठाएं। तो ये हकीकत मैं समझता हूं आपके जरिए से हर गैरतमंद, बाशऊर और मुहिब्बे वतन आनी तक पहुंचना जरूरी है। कश्मीर के हवाले से भी खुलकर बात की गई कि जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ आलमी सतह पर उजागर करने के लिए बाकायदा मुस्तकिल सफारती कोशिशें बहुत ज़रूरी हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस तनाजुर में हम किस हद तक कोशिशें करेंगे, मजीद क्या इक़दाम किए जा सकते हैं इसको मजीद हाईलाइट करने के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ 3 पहलू कश्मीर पॉलिसी के बिल्कुल वाज़ेह हैं। पहली बात यह है कि जनाब कश्मीर जो है उसका देरपा और इस इलाकाई सलामती के सबसे बड़े इशू का जो हल है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की पे अमल दरामद में है। दूसरी बात कि पाक फौज ने इसका कंप्लीट इयादा किया है कि हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को हमेशा उनकी आज़ादी की जो तहरीक है उसकी मुकम्मल सपोर्ट हासिल रहेगी। और तीसरा पहलू ये है कि जो मुसलसल वहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं उनके हवाले से हमारे दफ्तर खारजा और हमारे तमाम सिफारत खानों को ज़रूरी है कि वो इस हकीकत को आलमी बरादरी के सामने रखें कि भारत दर हकीकत जो है
वो एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक। बल्कि पूरी आलमी अमन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और उसकी वही सूरत हाल कश्मीरियों के साथ है जो इसराइल गजा के साथ सलूक कर रहा है। तो उसको हथियार देना, उसके साथ कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट करना आलमी अमन को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। ठीक है, बल्कि गजा के हवाले से भी बात हुई है। फोरम ने फलस्तीन के जो अवाम है उनके साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है। गजा में जो संगीन इंसानी हुकूक है उसके खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम की शदीद मजम्मत की है। और फोरम ने फलस्तीनियों की गैर मुतजलजिल सिफारती, सियासी, इखलाकी हमायत का इयादा भी किया। इस पर भी जरा कॉमेंट कर दीजिएगा, फिर मुझे आपका शुक्रिया अदा करना। जी बस दो बातें। एक तो ये है कि पाकिस्तान और बानिए पाकिस्तान की जो कमिटमेंट है मसले फलस्तीन से, वो आप जानती हैं कि पाकिस्तान के क़याम से भी पुरानी है और इसमें कोई कमी नहीं आई है। हमारा जो उसूली मौक़िफ़ है, जो इससे पहले भी एक और कमांडर कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ वाजे कर चुके हैं, वो 4 उसूलों पे मबनी है। पहली बात कि फलस्तीन की जो सरहदें हैं वो वही होनी चाहिए एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत की जो कि 1967 की जंग से पहले की थी, और उसका परमानेंट कैपिटल बैतुल मुकद्दस होना चाहिए। तीसरा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उसकी आज़ादी खुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए। और चौथा, फौरी तौर पे जंगबंदी होनी चाहिए और जो तमाम इंसानी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको किसी भी रुकावट के बगैर हमारे फ़लस्तीनी भाइयों को पहुँचना चाहिए। और इस हवाले से हमने हर फोरम पे सफ़े अव्वल की लेवल पे आवाज़ उठाई है। अक़वाम मुत्तहिदा की बेशतर करारदादें पाकिस्तान ने उसमें एक लीडिंग और पायनियरिंग रोल प्ले किया है अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद के लिए, और इंशाअल्लाह आगे भी करता रहेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल, सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पास।